दोस्तों अभी आधे घंटे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। तो जिन लोगों का इस प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए होने वाला है, उन लोगों के रोड मैप के रिगार्डिंग होने वाला है जिन्होंने किसी भी कारण यूपीएससी प्रीलिम्स को पास नहीं किया है। दोस्तों यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि वो सिलेक्शन का एग्जाम नहीं है। यूपीएससी इज नॉट कंडक्टिंग प्रीलिम्स ओनली टू सेलेक्ट यू। यहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स का जो मेन मुद्दा है, जो मेन कारण है प्रीलिम्स ऑर्गेनाइज करवाने का, वो है स्टूडेंट का रिजेक्शन। है ना, कि कितने स्टूडेंट को रिजेक्ट किया जाए। तो यहां पर क्या होता है कि ये कोई डिसाइसिव फैक्टर नहीं होता किसी भी कैंडिडेट के प्रिपरेशन को लेकर के, कि भाई 3 अटेम्प्ट हो गए, 2 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए और आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो आपके पास कोई कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है। ऐसा कभी मत सोचना। पेपर से जजमेंट नहीं निकाला जा सकता है। आप अपने आप को यूपीएससी जैसे एग्जाम, जिसका प्रीलिम्स इतना अनसर्टेन होता है, और अनसर्टेन छोड़ो, इतना टफ होता है ना, और उस प्रीलिम्स को पास करने से, फेल करने से अगर आप अपने आप को जज करने लगोगे तो आप कहीं ना कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में जाकर के अपने आप को एक रॉन्ग डायरेक्शन में पाओगे, एक गलत दिशा में पाओगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि अगर आपने यूपीएससी के लिए मेहनत करी है और अगर आपका यूपीएससी इन केस उस में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये किस तरीके से आप आने वाले 4 महीने 5 महीने यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ और अदर एग्जाम को दे सकते हो, और किस तरीके से बिना यूपीएससी के प्रिपरेशन को हैम्पर के किए हुए अपने एक सटीक प्लान से आप जीएस की इन्वॉल्वमेंट वाले जितने एग्जाम हैं आप उसको भी देख सकते हो एज अ सेकेंडरी ऑप्शन, बैकअप ऑप्शन। जिनका भी 3 4 अटेम्प्ट हो गया है और उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी मतलब जो उनकी जो स्ट्रेटेजी है, जो उनका अप्रोच है एग्जाम को लेकर के, उस पे सोचने की, उस पे विचार करने का टाइम अब उनके लिए आ गया है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एंडेवर प्रेप के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट क्या है, आज के 3 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जब मैंने खुद ने ये इनिशिएटिव, हमने एंडेवर प्रेप ने ये इनिशिएटिव शुरू करी थी बीपीएससी वाली। तो वहां पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया था इस ग्रुप का, ठीक है। ये एंडेवर प्रेप का ही ग्रुप है और बेसिकली ये ग्रुप मेरे द्वारा ही चलाया जाता है। और इस ग्रुप में क्या होता है, एंडेवर प्रेप के इस ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको डेली बेसिस पर टारगेट देते हैं, ठीक है, और उस टारगेट को डेली बेसिस पर मॉनिटर करते हैं। कहते हैं ना, जब डंडा होता है तो डिसिप्लिन आदमी अपने आप हो जाता है। और डिसिप्लिन के अलावा, कंसिस्टेंसी के अलावा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। अगर ये कोई साइंस का एग्जाम होता, कोई मैथ्स का एग्जाम होता तो समझ में आता, वहां दिमाग लगती। यहाँ क्या दिमाग लगेगी, अकबर के बारे में पढ़ने में क्या दिमाग लगेगा, है ना, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये तो है वो चीजें, इसको समझने में क्या दिमाग लगेगा। यहां पर एक चीज लगती है, मेहनत, जिसको कंसिस्टेंसी के फॉर्म में हम लोग जानते हैं। दूसरा क्या आपको लगता है, डिसिप्लिन, ठीक है। ये क्या होता है डिसिप्लिन, या तो आप खुद से कर सको तो वेल एंड गुड, अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो तो इस टाइप के मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ करके, हमारे साथ जुड़ करके, एंडेवर प्रेप की टीम के साथ जुड़ करके आप यहां पर क्या कर सकते हो, अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। ये एक्चुअली क्या है, ये एक स्क्रीनशॉट है। आज एक बच्चे का मैसेज आया, वो बच्चा इस मेंटरशिप ग्रुप में था, उसकी कंटिन्यूअस, ठीक है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास जब बच्चे का लेवल अलग, हमारे पास एक तो होता है क्या, पर्सनलाइज मेंटरशिप होती है। तो जब पर्सनलाइज मेंटरशिप होती है वो पर्सनलाइज लेवल पर होती है। जब बच्चे एक लेवल पर आने लगते हैं, अब बच्चों का लेवल कैसे पता चलता है, तो टेस्ट के मार्क्स से, है ना। तो इस टेस्ट के मार्क्स से, अब बच्चा अगर पर्सनलाइज्ड होता है, हमारे साथ जुड़ता है, तो टेस्ट के मार्क्स से क्या पता चलता है कि उसका लेवल क्या है। उस लेवल के बेसिस पर हम लोग ग्रुप बना करके लोगों को वहां पर जोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती है और ये शो करता है कि क्या बेसिकली किस तरीके से हमारे मेंटरशिप ग्रुप ने काम किया है। और एक्चुअली अभी और भी मैसेजेस आने वाले हैं। हम लोग इनिशिएट नहीं करते हैं यहां से, हम लोग रिजल्ट क्लेम नहीं करते हैं, इस वजह से हम मैसेज नहीं करते हैं, मांगते नहीं है। जिसका मैसेज आता है उसको हम लोग अभी यहाँ पे लगा रहे हैं। तो मैसेजेस तो अभी खैर और भी आएंगे, और आएंगे ये तो गारंटी है, और आपको सब्सिक्वेंट वीडियो में सारी चीजें, सारी डिटेलिंग आपको मिलती रहेगी स्क्रीनशॉट के साथ, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, ये जिन लोगों के पास भी ये वीडियो जा रहा है, उनसे, उनके लिए कुछ दो शब्द यहां पर, दो शब्दों की बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहला क्या है, यहां पर देखो, जब पिछले के पिछले वीडियो में भी, जिस वीडियो का ये स्क्रीनशॉट है उस वीडियो की भी मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने आपको एक चीज बोला था। बेसिकली हमने प्रॉब्लम पर बात करी थी कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। प्रॉब्लम पता होने के बाद
सोल्यूशन की बात भी वहां पर की है और कई सारे वीडियो में सोल्यूशन की बात की गई है। स्टडी टिप्स, स्टडी टेक्निक, आप अपने ही यूट्यूब चैनल पर ऐसी कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी और कई शॉर्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी जहां पर आपको ये सारी चीजें पता चलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम क्रिस्प तरीके से ये बात करेंगे कि भाई किस तरीके से एक स्टूडेंट को अपने कॉम्पिटिटिव नेचर को छोड़ना नहीं चाहिए और बाकी सारी चीजों को देखते हुए क्या करना चाहिए, आगे की जो रणनीति है वो तैयार करनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, जब मैं पिछला वीडियो बना रहा था तब मैंने एक चीज बोली थी कि भाई जो स्टूडेंट का जो नंबर एक प्रॉब्लम है, जो नंबर वन प्रॉब्लम है स्टूडेंट जिससे हमेशा बार बार पिछड़ता है, वो है उसको मेमोराइज नहीं होती है चीजें, उसको मेमोराइजेशन का प्रॉब्लम होता है। अगर मैं दूसरी प्रॉब्लम की बात करूं कि एक स्टूडेंट को दूसरा मतलब वो प्रॉब्लम क्या होता है, तो भाई उसका अलाइनमेंट नहीं होता है एग्जाम से, है ना। अलाइनमेंट नहीं होता एग्जाम से, उसको समझ ही नहीं आती कि डिमांड क्या है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की। खास करके ये अलाइनमेंट कब कहां ज्यादा मैटर करता है, जब एग्जाम सब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव कहने का क्या मतलब है, जैसे यूपीएससी हो गया, है ना, यूपीपीसीएस हो गया, ठीक है, बीपीएससी हो गया, इन सब एग्जाम में आपको सब्जेक्टिविटी और अलाइनमेंट मैटर करता है। अब अलाइनमेंट और सब्जेक्टिविटी को समझते हैं। अगर मैं अभी आपसे एक सवाल पूछूं कि भाई नेशन के डेवलपमेंट में आप ऐसे फैक्टर्स को बताओ जो कि हिंडर, मतलब नेशन के डेवलपमेंट में हिंड्रेंस होते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि नेशन का डेवलपमेंट किस वजह से हिंडर कर रहा है। तो भाई नेशन का डेवलपमेंट बहुत सारे, और एक्चुअली ये पूछा हुआ, ये कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा, यही क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बच्चे लोगों की एनालिसिस ही मैं यहां पर बता रहा हूं। एक्चुअली अभी क्या हुआ है ना, आधे घंटे पहले इसी पर डिस्कस हुआ है, यही डिस्कशन हुआ है क्योंकि एक स्टेट का क्वेश्चन आया था, ठीक है। उस स्टेट के क्वेश्चन से पॉलिटी में इस बार एक रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो वही एक स्टूडेंट है वो डिस्कस कर रहा था। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है कि नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, तो अगर नेशन के अंडर डेवलपमेंट की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर है, तो आप बोलोगे कि भाई इकोनॉमिक चीजें चल रही है, पॉलिटिकल चीजें खराब हो रही है, इकोनॉमी अंडर डेवलप जा रही है, ये सब आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ये सारी चीजें आप बोलोगे और कहोगे नेशन अंडर डेवलप हो रहा है। लेकिन अब मैं ये कहूंगा यूपीएससी वाले एग्जाम में ये लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब पूछोगे क्यों गलत होगा भाई, क्योंकि यार ये जो सारी चीजें तुम बता रहे हो ना, ये जो सब कुछ तुम बता रहे हो, वो क्या बता रहे हो, वो तुम स्टेट के बारे में बता रहे हो, है ना। वो किसके बारे में, तुम स्टेट के बारे में बता रहे हो। क्वेश्चन नेशन के बारे में पूछा है, नेशन और स्टेट में डिफरेंस होता है ना। वो कलेक्टिव कंसाइंस ब्ला 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 इन सब चीजों पर होती है। वो कभी आप यूट्यूब पे भी देखिएगा ना, तो एक रशिया की वीडियो मैंने बनाई है, तो वहां पर उसके स्टेट को ही डिस्कस कर रखा है, तो वहां पर मैंने नेशन और स्टेट का डिफरेंस आपको समझा रखा है। अदरवाइज आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो नेशन की बात यहाँ पर हो रही है, वो नेशन कलेक्टिव कंसाइंस से है और ठीक है उसका कॉन्सेप्ट। तो अब यूपीएससी क्या करता है, यही सारी बारीकी चीज देखता है कि स्टूडेंट कर कैसे रहे हैं। और दूसरा, एक बीपीएससी 69th बीपीएससी का यहाँ पर सीरीज चल रहा है, ठीक है, उसमें हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी हम लोग यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। तो ये सारी बातें हो गई किसकी, प्रॉब्लम्स की, कि अलाइनमेंट नहीं होता, मेमोराइजेशन नहीं होता, तीसरा कंसिस्टेंसी नहीं होती है ना, कंसिस्टेंसी नहीं होती है, पता ही नहीं चलता कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। तो ये सारी बातें, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब मैं इसके सोल्यूशन की बात करता हूँ। सोल्यूशन की बात करें तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं मेमोराइजेशन की बात करूं तो लोग क्या करते हैं, अपने मेमोरी को ठीक करने के लिए या अपने मेमोराइजेशन को बढ़ाने के लिए दे यूज टू रिवाइज। और एक बात आप लिख के रख लो, रिवीजन इज द वर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप बार बार रिवाइज कर रहे हो चीजों को, कभी वीडियो देख रहे हो, कभी आप पढ़ी हुई चीजों को ही पढ़ ले रहे हो, तो देयर कुड, इससे बुरी चीज कुछ नहीं हो सकती। तो भाई इसके लिए क्या है, तो इसके लिए एक्टिव रिकॉल है। एक्टिव रिकॉल का क्या मतलब होता है, एक्टिव रिकॉल का ये मतलब होता है, जैसे आज मैंने सुबह सुबह चलो कुछ भी पढ़ा, कुछ भी पढ़ने का मतलब चलो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, तो मैंने 1773 वाला एक्ट पढ़ लिया मैंने, ठीक है, तो 1773 वाला एक्ट पढ़ लिया। अब एक्टिव रिकॉल और रिवीजन में क्या अंतर है, देखो, जब रिवाइज करोगे तो आपने एक बार 1773 का एक्ट पढ़ा है, आप क्या करोगे, इसी को फिर से किताब खोलोगे और फिर से इसी को रीरीड कर लोगे, दैट इज कॉल्ड रिवीजन। ये गलत है। आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसके लिए क्या करना होगा, किताब को बंद करना होगा और सोचना होगा। यू हैव टू पॉन्डर, यू हैव टू थिंक कि आपने क्या पढ़ा था सुबह में, और उसको एक पेपर में आप जॉट डाउन कर लो। आप ये प्रैक्टिस करके देखो, ये थोड़ी टफ है, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो, आपको आदत लग जाएगी ना तो ये छूटेगी नहीं। और जब एक बार इस तरीके से आप याद करने लगोगे ना, तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद स्पेस्ड रिपीटेशन, स्पेस्ड रिपीटेशन का मतलब पीरियोडिक रिपीटेशन, पीरियोडिक रिपीटेशन का मतलब पीरियोडिक रिवीजन। पीरियोडिक रिवीजन बोलने का क्या मतलब है, पीरियोडिक रिवीजन बोलने का मतलब है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक दिन 24 घंटे के अंदर रिवाइज करो, 7 दिन के अंदर रिवाइज करो, उसके बाद 15 दिन के अंदर रिवाइज करो, फिर 1 महीने के अंदर रिवाइज करो। फिर ये आपकी हैबिट में आ जाता है,
आपके दिमाग में घुस जाता है। और दूसरा, इनकेस अगर नहीं घुसा होता है ना, तो आपके रिवीजन का टाइम ये 1/100 कम कर देता है। वैसे तो ये घुस ही जाएगा, नहीं होता है तो ये 1/100 कम करता है। इस चीज को आप समझो, इसको रिपीटेशन बोलते हैं। और ये करना आज के डेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गूगल का कैलेंडर है भाई, उसमें जाकर के फीड कर दो, वो अपने आप नोटिफिकेशन देते रहेगा। और वो हर फोन में आता है गूगल का कैलेंडर। आज तक जहां पर गूगल क्रोम चलता है, जहां पे गूगल चलता है, वो हर जगह यहाँ आता है ना। उसके बाद एलेबोरेशन, बहुत लोग बोलते हैं मेरा कंसंट्रेशन नहीं बैठता, मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं बैठता, मेरा कंसंट्रेशन भंग हो जाता है, पता नहीं कैसे भंग हो जाता है। ठीक है, तो वो जो भंग होता है ना, किसी चीज के भी आने से, किसी चीज के भी जाने से, तो यहां पर क्या करो, इस चीज को बनाने के लिए कंटेम्पलेट करो, है ना। जिसका भी रिजल्ट हुआ है ना, तो यहाँ पर 2-3 लोग और भी हैं, ठीक है, जिनका मैसेजेस मेरे पास आ चुका है अब, लेकिन अब वीडियो बन रही है तो मैं नहीं अभी यहाँ पर डाल सकता, मैं सब्सिक्वेंट वीडियो में डाल दूंगा उसको। तो उनका जो मार्क्स स्कोर बहुत लो होता था, पढ़ा नहीं जाता था, तो मैंने उनको बोला एक बार कंटेम्पलेट करके देखो। कंटेम्पलेट करने का क्या मतलब है कि भाई जैसे मान के चलो कि सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, लेट सपोज वहां से आती है। लेकिन उनके पेंशन कहां से आते हैं? अगर उनके पेंशन भी सीएफआई से आते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की सैलरी, हाई कोर्ट के जज की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आती है, और पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। ठीक है, अब ये कंफ्यूजिंग फैक्ट है, जब जिन्होंने नहीं सुना होगा ना, वो मेरी इस वीडियो को बोलेंगे क्या क्या बेकार बता रहा है। लेकिन देखो, जो कंटेम्पलेशन का मतलब यहां पर ये होता है कि वाई, क्यों हाई कोर्ट के जजेस का जो पेंशन है वो सीएफआई से आता है, ना कि स्टेट से आता है। वो स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं देती? क्योंकि हाई कोर्ट के जज कई स्टेट्स में सर्व करते हैं, तो यह लड़ाई हो जाएगी पेंशन के लिए कि कहां से भाई हम लोग यहां पर पेंशन दे। इसको कहते हैं सोचना, इसको कहते हैं कंटेम्पलेट करना। कोई भी आपको फैक्ट मिला, ठीक है, उसका वेयर अबाउट सोचो, सोचो ये फैक्ट कहां से आया, क्यों हो रहा है। आप कोहेरेंसी देखो, आंसर राइटिंग में हम लोग सिखाते हैं कोहेरेंट लिखने के लिए, ऐसे में कोहेरेंसी सिखाते हैं। उसी तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में, या आपके टीचर्स के नोट में, या आपके टीचर्स के लेक्चर में हमेशा कोहेरेंसी होती होगी। उस कोहेरेंसी को, उस बिटवीन द लाइन को पकड़ो, और उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना। खूब एमसीक्यू लगाओ और खूब क्वेश्चन सॉल्व करो। ये अगर आप, ये स्टडी टेक्निक, ये स्टडी हैबिट अगर आप बिल्ड कर लोगे, तब क्या होगा, आपको फायदा होगा ही होगा। अब यहां पर क्या है, किस तरीके से आप फोकस हो सकते हो, तो डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो, उस जोन में जाओ, फोन बंद होना चाहिए। ठीक है, पूरा दुनिया से आपको कट जाना होगा 3-4 महीने के लिए। अब 3-4 महीने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, वो भी मैं आने वाली स्लाइड में बताऊंगा। टास्क को छोटे 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 भागों में बांटो, टाइम को मैनेज करो, किसी चीज को छोड़ो नहीं, हर चीज के लिए प्रॉपर टाइम दो। किसी से बात करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, कि मैं बस भाई एक दिन में 20 मिनट ही तुमसे बात कर सकता हूं या कर सकती हूँ, इस टाइम पे करना है तो करो, नहीं तो जाओ, है ना। तो ये सारी बातें हैं, क्यों? क्योंकि बाकी के टाइम मेरे को पढ़ना है ना। और उसके बाद क्या करो, ब्रेक लो, इसके बारे में भी मैंने बता रखा है ना। मेरी ही वीडियो में मैंने इसके बारे में बता रखा है, पोमोडोरो साइकिल के बारे में बता रखा है, पोमोडोरो साइकिल के बारे में मैंने बता रखा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इस उस वीडियो को भी देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको ये चीज दिखेगी। उसके बाद क्या होता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलपमेंट की बात यहाँ पर होती है। माइंडसेट हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव लोगों से घिरे रहो, एक बेसिकली एक ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिज्म अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करो। अब ये जो सक्सेस पाथवे एग्जाम में, आज की इस वीडियो में मैंने दो चीजें बोली कि जो लोग, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है, वो आगे क्या कर सकते हैं, और 3 महीने तो भाई मैं 3 महीने की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो जीएस, तुम लोगों ने यूपीएससी के लिए जीएस पढ़ रखा है, ठीक है। अब यही जीएस, इसी जीएस को आप और स्ट्रेंथन करो। क्यों स्ट्रेंथन करो? क्योंकि जिनका भी नहीं हुआ है, उनकी एक्यूरेसी 80 to 90% की नहीं होगी, और गेम यही है ना। गेम क्या है, गेम आपका यही है, 80 to 90% की आपकी एक्यूरेसी नहीं हुई होगी। और अगर 80 to 90% की अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं होती है, तो इसका क्या मतलब बैठता है? इसका मतलब यह बैठ जाता है कि आपका सब्जेक्ट तैयार नहीं है सही से, है ना। तो पहले क्या करो, पहले सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो। अब सब्जेक्ट अगर नहीं प्रिपेयर है, तो ये आपका फॉल्ट है, यूपीएससी का फॉल्ट नहीं है ना। तो अभी आपके पास क्या है, इसी तरीके के जीएस के सब्जेक्ट से आने वाले 3 महीने में क्या है, एक बिहार पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है, उसके बाद यूपी पीसीएस का एग्जाम है, यूपी का एग्जाम है। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों एग्जामों के लिए, इन दोनों एग्जाम पर अगर आप चाहें तो आप इन दोनों एग्जाम पर लग सकते हैं। बीपीएससी के लिए तो यहाँ पर सारी चीजें हम प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, ये यूपीएससी के अलाइनमेंट में होता है दोनों का दोनों एग्जाम। और दूसरी चीज क्या होती है, अगर आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो तब भी तो आप जीएस ही पढ़ोगे, तो जीएस तो ऑलरेडी एक एग्जाम के प्रेशर में आपका प्रिपेयर हो जाएगा, और एक तरीके का आप एक वर्ल्ड कप खेलने से पहले आईपीएल खेल जाओगे,
है ना, वर्ल्ड कप खेलने से पहले आप आईपीएल खेल जाओगे तो वो सारी चीजें आपकी सही रहेगी। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं आप इसको, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। डू रीच आउट अस। आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।